हेलो, हाय, वेलकम, नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इंटरमीडिएट मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो सेमेस्टर 4 में जिन बच्चों का इस सब्जेक्ट का एग्जाम होने वाला है उसकी वीडियो काफी इंपोर्टेंट होने वाली है। चलते हैं, करते हैं शुरू आज का टॉपिक, जहां पे हम बात करेंगे लेसन नंबर 2, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट का एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, एग्रीगेट डिमांड में शिफ्ट कैसे होता है। आई बात समझ में? एग्रीगेट डिमांड का कंसेप्ट प्रीवियस वीडियो से शुरू हो चुका था, तो जिन्होंने तक वो वीडियो ना देखी हो तो पहले जाके वो वाली वीडियो देखना ताकि आपको समझ में आए एग्रीगेट डिमांड क्या होता है। और आज हम बात करेंगे एग्रीगेट डिमांड में शिफ्ट कैसे करवाते हैं या फिर कैसे होता है, और ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो शिफ्ट को अफेक्ट करते हैं। आई बात समझ में? और भाई इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स बन चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9378363336, यहां जाके नोट्स ले सकता है। और दूसरी बात, एक बात का और ध्यान रखना क्या कि भाई सब बच्चे कमेंट करें कि वीडियो फटाफट आनी चाहिए क्योंकि एग्जाम्स आने वाले हैं। तो भाई मेरी भी एक डिमांड है, जितनी जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ेंगे उतनी तेजी से मैं वीडियोस लेके आना शुरू कर दूंगा। आई बात समझ में? तो भाई थोड़ा सा सपोर्ट करें और सब्सक्राइबर्स को फटाफट बढ़ाएं और शेयर करें इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला है सेम सेमेस्टर का और सेम सब्जेक्ट का। अब आते हैं आज की वीडियो पे, जहां पे बात करना है शिफ्ट इन एडी कर्व, यानी कि जो एग्रीगेट डिमांड कर्व है उसमें शिफ्ट किस किस वजह से आता है। तो देखो, डिमांड के अगर मैं शिफ्ट की बात करूं एडी की, खासकर इंक्रीज करने की, तो वो एक तो बढ़ता है कंजप्शन स्पेंडिंग की वजह से। कौन सी स्पेंडिंग? कंजप्शन स्पेंडिंग। दूसरा जो फैक्टर है वो है इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग, इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग। तीसरा है हमारे पास, अगर हम बात करूं तो वो है इन्वेस्टमेंट, हाँ, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट कितना खर्चा करती है। और चौथा है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट स्पेंडिंग, उसमें इंक्रीज कैसे करते हैं। तो ये चार फैक्टर है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट लिख देता हूं मैं, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट स्पेंडिंग, ठीक है। तो ये भी एक फैक्टर है। अगर इन सब में इंक्रीज आया तो कहीं ना कहीं हमारा एग्रीगेट डिमांड भी इंक्रीज करेगा, तो अगर ये सब घटे तो कहीं ना कहीं हमारा एग्रीगेट डिमांड भी घटेगा। आई बात समझ में? जब छोटे से थे ना, आप लोग थे ना 11th क्लास में 12th क्लास में, जो आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी थी, ठीक है, वहां पे हमने दो चीजें पढ़ी थी। एक तो पहली बात, शिफ्ट कैसे आता है, ठीक है, और मोमेंटम कैसे आता है डिमांड के। अगर मैं लॉ ऑफ डिमांड की बात करूं, सिर्फ अभी एग्रीगेट डिमांड की बात नहीं कर रहा, तो उसमें दो चीजें पढ़ी थी, शिफ्ट और दूसरा क्या होता है हमारा मोमेंटम। ध्यान रखना, मोमेंटम में काम आता है लॉ ऑफ डिमांड। मोमेंटम हमेशा किसकी वजह से आता है? लॉ ऑफ डिमांड की वजह से। अगर मैं लॉ ऑफ डिमांड की बात करूं, यानी कि जब प्राइस की वजह से डिमांड में चेंज आई। लेकिन अगर प्राइस के अलावा और भी कोई फैक्टर ऐसा है जो डिमांड को अफेक्ट कर रहा है, जैसे कि हम जानते हैं बहुत सारे फैक्टर होते हैं, तो उसकी वजह से हमेशा क्या आएगा? शिफ्ट आएगा। यानी कि प्राइस की वजह से क्या थे? मोमेंटम, और डिमांड, और बाकी फैक्टर किससे क्या था? शिफ्ट। तो मैं बात कर रही हूं सिर्फ किसकी? शिफ्ट की। और एग्रीगेट डिमांड को हमारे चार फैक्टर क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं। क्या लेके आने में? शिफ्ट लेके आने में। अब एक एक करके हम इनसे कुछ फैक्टर्स को पढ़ने वाले हैं, वो समझना शुरू करते हैं। यहां पे क्या लिखा हुआ है? शिफ्ट इन एडी कर्व, ठीक है। खासकर हम ध्यान देंगे कंजप्शन स्पेंडिंग पे, इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग पे और गवर्नमेंट स्पेंडिंग पे। इस टॉपिक को फिलहाल ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में स्पेंडिंग से कैसे डिमांड शिफ्ट होता है, तो उसको छोड़ देंगे, बाकी तीन टॉपिक को ध्यान देते हैं। अब पहला पॉइंट देखो, एग्रीगेट डिमांड कर्व शिफ्ट ड्यू टू चेंज इन मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसीज। तो अगर गवर्नमेंट के हिसाब से देखा जाए तो जब भी एग्रीगेट डिमांड में चेंज आएगा तो दो रीजन होते हैं उसके बहुत बड़े। एक होता है हमारा मॉनेटरी पॉलिसी, एक होता है फिजिकल पॉलिसी। आप लोगों ने सुना होगा कि इकोनॉमी में जब भी किसी भी तरह का इनइक्विलिब्रियम क्रिएट होता है तो गवर्नमेंट अपने पॉलिसीज को यूज करती है, और पॉलिसीज क्या है? फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी। इनको यूज करके उन्हें कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की जाती है। अब समझ में? अब इसका प्रभाव एग्रीगेट डिमांड पे कैसा पड़ता है वो समझते हैं। जैसे यहां पे देखो, उसने क्या बोला? फिजिकल एक्सपेंशन। वो तो बता चुका मैं कि जैसे ही फिजिकल एक्सपेंशन होता है कि एनी इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ये पार्ट मैं पढ़ा चुका हूं पहले से ही, कि जैसे ही गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ेगी एग्रीगेट डिमांड राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। तो एनी इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग लीड्स टू अ राइटवर्ड शिफ्ट इन द आईएस कर्व। आईएस कर्व क्या है हमारा? इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व, स्टार्टिंग फ्रॉम एनी गिवन इक्विलिब्रियम। जो भी गिवन इक्विलिब्रियम से राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। दिस राइटवर्ड शिफ्ट इंक्रीज द इक्विलिब्रियम आउटपुट, और इसकी वजह से क्या होगा? इक्विलिब्रियम आउटपुट बढ़ेगा और प्राइस जो है वो पी नोट से, मतलब गिवन प्राइस पी नोट से क्या हो जाएगा? नया प्राइस बन जाएगा। अब मैं आपको समझाता हूं इस बात को पहले, ठीक है। देखो, गवर्नमेंट ने अगर अपनी स्पेंडिंग बढ़ाई, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट ने खर्चा करना शुरू किया इकोनॉमिक लेवल पे। तो अगर गवर्नमेंट खर्चा कर रही है, इस बात का मतलब मैं क्या समझ सकता हूं? अगर गवर्नमेंट खर्चा करेगी तो इस बात का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट डेवलप करेगी इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजनेसेस में पैसा लगाएगी, ठीक है, और भी बहुत सारे संसाधन यानी कि रिसोर्सेस उपलब्ध करवाएगी किसको? लोकल पीपल को। तो कहीं ना कहीं
ठीक है, मार्केट में क्या हो रहा है, डिमांड बढ़ रही है। भाई जब गवर्नमेंट खर्चा कर रही है तो कोई ना कोई चीज का डिमांड तो करेगा ना, कोई ना कोई चीज को यूज भी करेगा, चाहे वो बिजनेसमैन हो, कंज्यूमर्स हो, तो कहीं ना कहीं मार्केट में डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, अब इसकी वजह से हुआ क्या, तो हमने इसकी वजह से देखा गया कि शिफ्ट क्या हुआ है, आईएस कर्व, इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व। ठीक है, यानी कि इन्वेस्टमेंट कर्व जो है, अब इन्वेस्टमेंट बढ़ चुकी है ना भाई, गवर्नमेंट ने खर्चा किया है, और गवर्नमेंट खर्चे का मतलब क्या है, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो अब यहां पे देखो, कहां पे दिखाऊं मैं आपको, अब ये देखो आउटपुट इनकम, तो ये हमारा इंटरेस्ट रेट है आई नोट से आई वन। तो आई नोट पे जो आउटपुट इनकम का लेवल था वो कितना था, वाई नोट था, लेकिन जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, आई नोट से आई वन हो गया, ठीक है, और वो कितना हो जाएगा, आउटपुट इनकम वो हो जाएगा हमारा वाई वन, यानी कि हमारी इनकम क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब बात यहां पे आती है, भैया कल तो आपने इसको उल्टा पढ़ाया था, कल आप कह रहे थे अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट फ्लो ऑफ मनी रुक गया है, ऐसा। ठीक है, सुनो, दो बातें होती हैं, उसका रीजन समझाता हूं अच्छे से। अगर बैंक में, मैंने क्या बोला था, इंटरेस्ट रेट तो बढ़ता है, लेकिन कौन सा, लोन का इंटरेस्ट रेट। सपोज करो मार्केट में, अब इस चीज को मैं क्लियर करूंगा, मार्केट में मानो लोन दिया जाता है, मैं पहले बात कर रहा हूं लोन की। अगर लोन पे अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाया गया तो हमारी इनकम कम हो जाएगी। मैं लोन की बात कर रहा हूं, लोन पर अगर इंटरेस्ट बढ़ाएगा हमारी इनकम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब लोन लेना में क्या पड़ेगा, महंगा पड़ेगा, तो ज्यादातर लोग लोन नहीं ले पाएंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाएगी। और ऐसा गवर्नमेंट करती है मनी सप्लाई को कम करने के लिए। ठीक है, लेकिन अगर मार्केट में लोन पे इंटरेस्ट रेट कम हो गया तो हमारी इनकम बढ़ जाएगी, क्योंकि अब मुझे लोन मिला है किस रेट पे, सस्ते रेट पे, तो मैं आराम से लोन ले पाऊंगा। ठीक है, जिसकी वजह से मेरी क्या हुई, इनकम लेवल मेरा क्या हो गया, राइज कर गया। लेकिन मैं बात की थी लोन के इन्वेस्टमेंट रेट की, और ये पता क्या लिखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट रेट। सपोज करो मैंने कहीं पैसा लगाया हुआ है, इन्वेस्ट किया हुआ है, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं मैं, तो अगर इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट रेट राइज करेगा तो सिंपल सी बात है, मेरी इनकम भी राइज करेगी। अगर मुझे अपने जनरेट किए पैसे पे, जिसको मैंने इन्वेस्ट कर रखा है, उस पर हायर रिटर्न्स मिलते हैं तो मेरी इनकम बढ़ जाएगी। पहले जहां मैं 8% 10% इंटरेस्ट ले रहा था, अब मान लो सपोज करो मुझे 20% इंटरेस्ट मिल गया एक साल के अंदर, तो मेरी इनकम क्या हो गई, सडनली बढ़ गई। तो इन्वेस्टमेंट पे जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ता है ना, हमारी इनकम बढ़ती है, और जब इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट रेट कम होता है तो हमारी इनकम कम होती है। तो यहां पे मैं बात कर रहा हूं इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग कर्व की बात कर रहा हूं, आईएस कर्व जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये देखो, तो जब इंटरेस्ट रेट ज्यादा था इनकम ज्यादा थी, इंटरेस्ट रेट कम हुआ इनकम कम हुई। जब इंटरेस्ट रेट कम था तो मैं ई नोट, यानी कि यहां पे मेरा क्या था, इक्विलिब्रियम, ये पॉइंट है मेरा इक्विलिब्रियम का उस टाइम पे। लेकिन जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, मुझे पैसा फालतू मिल रहा है, मेरी इन्वेस्टमेंट में रिटर्न ज्यादा जनरेट हो रहा है, मेरी इनकम बढ़ गई, तो जो शिफ्ट आएगा वो आएगा ई नोट से ई वन, राइटवर्ड शिफ्ट। लेकिन सपोज करो इसका उल्टा हुआ, भाई उल्टा हमेशा करते हुए चलना। इसका उल्टा करने का मतलब क्या है कि अगर इंटरेस्ट रेट ई नोट से उल्टा एक नया बनता है ई टू, जो कि पुराने वाले से भी कम है, तो इसे बोलते हैं लेफ्टवर्ड शिफ्ट। यानी कि जो ये कर्व इवन दिखाई दे रहा है ना, वो यहां पे आ जाएगा। सपोज करो मैं यहां पे सिर्फ एक रफ कर्व बना रहा हूं, ये रहा, ये हमारा नया इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, ई टू, और अब ये मेरा क्या बन जाएगा, नया आउटपुट लेवल। कम क्यों हुआ? क्योंकि मेरी इन्वेस्टमेंट पे जो रिटर्न्स थे वो कम हो गए, हो सकता है नेगेटिव में आ जाए। ठीक है, और जब रिटर्न्स कम होगी तो मेरी इनकम कम हो जाएगी। ठीक है, और जब इनकम कम होगी, जैसे ये वाला फैक्टर काम करेगा ना यहाँ पे, अगर इनकम कम हो गई तो मैं कंजप्शन भी कम करूंगा। ठीक है, तो ये लेवल है। दूसरा वहां पे देखो प्राइस लेवल पी नोट, प्राइस लेवल कांस्टेंट है, प्राइस लेवल क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन हम आउटपुट लेवल को बढ़ा पा रहे हैं। पहले मैं वाई नोट कंज्यूम करता हूं, मैं वाई डैश कंज्यूम कर रहा हूं। आई बात समझ में? इसको वाई वन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहां से ई वन करता हूं यहां से, तो ये मेरा पुराना इक्विलिब्रियम ई नोट, और ये मेरा नया इक्विलिब्रियम ई वन। ठीक है, तो बात है भैया, जब प्राइस कांस्टेंट है तो मैं कंजप्शन सेम कर सकता हूं, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर मुझे अपना खर्चा बढ़ाना है, उसके दो तरीके हैं, या तो इनकम बढ़ जाए मेरी, या चीजों के प्राइस कम हो जाए। या तो कुछ हो नहीं रहा, ना मेरी इनकम का लेवल बढ़ रहा, ना प्राइस का लेवल कम हो रहा, प्राइस तो कांस्टेंट ही है, लेकिन आपकी इनकम फिर भी बढ़ गई। वो कैसे? वो होती है गवर्नमेंट स्पेंडिंग की वजह से। अब गवर्नमेंट स्पेंडिंग की वजह से कैसे इनकम बढ़ी वो समझाता हूं। भाई जब गवर्नमेंट हमारे ऊपर खर्चा कर रही है तो गवर्नमेंट पैसे तो लेगी नहीं हमसे, है ना, गवर्नमेंट ने अपनी स्पेंडिंग्स बढ़ाई है। वैसे वो अलग बात है, उन्होंने पैसा ले रखा है पहले से टैक्स की फॉर्म में, लेकिन मैं उस टॉपिक को डिस्कस नहीं करूंगा। तो गवर्नमेंट जब स्पेंडिंग कर रही है तो भाई गवर्नमेंट फैसिलिटीज जो प्रोवाइड कर रही है वो ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है, और जब फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी फैसिलिटीज हमें मिलेंगी तो हम क्या करेंगे, सेम इनकम लेवल पे अपनी कंजप्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। आया समझ में? ये बेनिफिट मिलता है। सपोज करो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि गवर्नमेंट ने जो है, जैसे आप सब जानते हो कि एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल।
है ना। तो बिलो पॉवर्टी लाइन वालों को जो है ना, जो बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर आते हैं, उनको क्या मिलता है? फ्री में राशन मिलता है। सपोज करो अगर उसकी क्वांटिटी गवर्नमेंट डबल कर देती है, तो खर्चा तो गवर्नमेंट करेगी अपनी तरफ से, तो उसे क्या बोलेंगे? गवर्नमेंट स्पेंडिंग बोलेंगे। तो गवर्नमेंट ने उसकी क्वांटिटी डबल कर दी, तो क्या इनकी जो इनका कंजप्शन लेवल है बढ़ा या नहीं बढ़ा? बिल्कुल बढ़ेगा। और कंजप्शन लेवल कैसे बढ़ेगा? वही फ्री में बढ़ेगा, क्योंकि पहले भी फ्री में राशन मिल रहा था, लेकिन दिक्कत है पहले उन्हें राशन कम मिल रहा था, अब सेम उसी लेवल पे उन्हें राशन क्या मिल रहा है? डबल मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि उनका खर्चा नहीं बढ़ा, लेकिन उनकी जो आउटपुट लेवल है क्या हो गया? बढ़ गया सेम लेवल पे। आई बात समझ में? तो इस बात का ध्यान रखें। चलो समझते हैं दूसरा पॉइंट, जिसको हम क्या बोल रहे थे? मॉनेटरी पॉलिसी, जिसको हम क्या बोलते हैं? एन एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। इसका मतलब क्या है कि अगर कभी भी, जैसे कि फिजिकल पॉलिसी में था ना, कि अगर फिजिकल पॉलिसी अगर हमारी इंक्रीज करती है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज करती है, तो जो हमारा एग्रीगेट डिमांड कर रहा है उसमें क्या आएगा? राइटवर्ड शिफ्ट। सेम ऐसे यहां पे होता है, अगर मॉनेटरी पॉलिसी में किसी भी तरह का एक्सपेंशन किया गया है, तो जो हमारा जो डिमांड कर रहा है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अब ऐसा होता है कि हम वो समझते हैं, देखो अगर मॉनेटरी पॉलिसी को अगर बढ़ाया गया है, मॉनेटरी पॉलिसी में एक्सपेंशन किया गया है, इसका मतलब क्या है कि नॉमिनल जो प्राइस है ना इकोनॉमी के अंदर, वो राइज कर रहे हैं। देखो प्राइस भी दो तरह के होते हैं, नॉमिनल और रियल प्राइस। ठीक है, नॉमिनल प्राइस का मतलब क्या होता है, मैं आपको समझाता हूं। नॉमिनल प्राइस, वैसे इसके ऊपर हम काफी बात कर चुके हैं, नॉमिनल और रियल प्राइस। देखो नॉमिनल प्राइस का, देखो रियल प्राइस तो क्या होता है, इसको हम बोलते हैं बेस प्राइस। बेस प्राइस यानी कि जो हम स्टार्टिंग से लेके चलते हैं। अब नॉमिनल प्राइस का मतलब क्या है कि देखो अब जब लोग जो हैं वो अपनी इनकम बढ़ाने की डिमांड करते हैं, तो जब वो इनकम बढ़ाते हैं तो वो खर्चा अल्टीमेटली पड़ता है किसके ऊपर है? प्रोड्यूसर्स के ऊपर। और जब वो खर्चा प्रोड्यूसर के ऊपर करता है तो प्रोड्यूसर प्राइस को बढ़ा देता है। ठीक है, जैसे सपोज करो कि किसी ने बोला कि हमारी इनकम में 10% का इंक्रीमेंट आना चाहिए। अब 10% का जो इंक्रीमेंट आएगा तो उसका खर्चा किसके ऊपर पड़ेगा? प्रोड्यूसर के ऊपर, क्योंकि भाई जो प्रोड्यूसर है, ठीक है, वो तो ये काम कर रहा है। अगर प्रोड्यूसर की बात करूं तो प्रोड्यूसर उससे क्या करवा रहा है? गुड्स और सर्विसेज बनवा रहा है। तो प्रोड्यूसर का खर्चा बढ़ गया, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई, तो क्या कर देगा? वापस इन प्राइस लेवल को बढ़ा देगा। अब प्राइस लेवल बढ़ने की वजह से क्या हो जाएगा? नॉमिनल प्राइस मार्केट में राइज कर जाएंगे। सिमिलरली ऐसे ही अगर मॉनेटरी पॉलिसी इंक्रीज करता है ना, कभी भी मॉनेटरी पॉलिसी अगर इंक्रीज करता है तो उससे क्या बढ़ते हैं? हमारी नॉमिनल मनी बढ़ जाता है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एन एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी दैट लीड्स टू इंक्रीज इन नॉमिनल मनी। जैसे क्या बढ़ता है? हमारा नॉमिनल मनी बढ़ जाती है। ठीक है, स्टॉक, नॉमिनल मनी स्टॉक एट गिवन प्राइसेस, मतलब गिवन प्राइस पे अब जो मार्केट में फ्लो ऑफ मनी है वो बढ़ गई। और जैसे ही मार्केट में फ्लो ऑफ मनी बढ़ेगा, लोग डिमांड करेंगे। मैंने कहा ना, जब भी मार्केट में पैसा फालतू आता है उम्मीद से, तो लोग डिमांड करना शुरू करते हैं। और जब डिमांड करना शुरू करते हैं तो इन्फ्लेशन लगातार बढ़ता है, और इन्फ्लेशन लगातार बढ़ता है तो आरबीआई अपनी पॉलिसी को फिर अप्लाई करती है और इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देती है, ताकि वो मार्केट में फ्लो ऑफ मनी को रोक पाए, ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाए। अब यहां पर देखो तो एन यहां पे क्या है? शिफ्ट इन द एग्रीगेट डिमांड कर्व टू द राइट, और जिसकी वजह से क्या आता है? राइटवर्ड डिमांड कर्व में शिफ्ट आता है। अब यहां पे देखो, अगर ये हमारा पॉइंट है तो हमारा इंटरेस्ट रेट की वजह से क्या बन गया? हमारा आउटपुट और इनकम। तो जब इंटरेस्ट रेट ये था, ठीक है, ज्यादा था, तो ई नोट पे हम क्या कंज्यूम करे थे? वाई नोट। अब यहां पे फिर से क्या कौन सा आ गया हमारा? ये लोन वाला जो अमाउंट आता है वो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो इंटरेस्ट से ज्यादा, इनकम कम, इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया गया, इनकम क्या हो गई? ज्यादा। तो पहले इक्विलिब्रियम क्या था? ई नोट, अब इक्विलिब्रियम क्या है? ई1। क्योंकि जैसे ही लोन का अमाउंट जो है, मतलब लोन पे जो इंटरेस्ट रेट है, मैं उसको कम कर दूंगा, वो बात मैं वहां पे समझा चुका हूं। जब भी मैं लोन का इंटरेस्ट रेट कम कर दूंगा तो लोगों की इनकम का लेवल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि लोग अब लोन ले पाएंगे, वो भी कम इंटरेस्ट देके, जिसकी वजह से मार्केट में फ्लो ऑफ मनी बढ़ेगा और इक्विलिब्रियम में शिफ्ट आएगा। ई नोट से कौन सा आ जाएगा? हमारा ई1। इसको हम क्या बोलते हैं? राइटवर्ड शिफ्ट। यानी कि अब लोगों की एक तरह से इनकम बढ़ गई, अब वो कंजप्शन को बढ़ा देंगे ई नोट से ई1 तक। लेकिन अगर इसका उल्टा हुआ तो इसको हम बोलते हैं लेफ्टवर्ड शिफ्ट। सपोज करो पहले इंटरेस्ट रेट ई1 था, तो लोग लोन की डिमांड ज्यादा कर रहे थे। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम था तो लोग लोन ज्यादा ले रहे थे। तो लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने देखा कि इन्फ्लेशन इसकी वजह से लगातार राइज कर रहा है, क्योंकि पैसा मार्केट में ज्यादा होने की वजह से लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसे कैसे डिमांड करोगे आप? उन्होंने क्या कर दिया? यहाँ पे ई नोट से इंटरेस्ट रेट को, ई1 से इंटरेस्ट रेट को ई नोट पे पहुंचा दिया, जो कि क्या है? हायर इंटरेस्ट रेट है। अब जब इंटरेस्ट रेट हाई कर जाएगा तो लोगों को लोन लेने के बदले ज्यादा पैसा एज अ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और जब ज्यादा पैसा एज अ इंटरेस्ट देंगे तो वो लोन लेना पसंद नहीं करेंगे। और जब लोन लेना पसंद नहीं करेंगे तो दो चीजें रुक जाएंगी मार्केट में, कंजप्शन भी रुकेगी और इन्वेस्टमेंट भी रुकेगी। और जब दोनों चीजें रुकेगी तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगा, और जो इनकम है वो कम हो जाएगी। इसकी वजह से जो आउटपुट लेवल है वो भी क्या हो जाएगा? ई नोट तक पहुंच जाएगा। इसको बोलते हैं लेफ्टवर्ड शिफ्ट। ठीक है, तो लेफ्टवर्ड राइटवर्ड दोनों ही साथ साथ पढ़ते चलना। ऐसे भी यहां पे देखो, अब उन्होंने क्या बोला? एक नोट पढ़ते हैं यहां पे, शिफ्ट इन एडी कर्व।
इज प्रोपोर्शनेट टू द इंक्रीज इन मनी सप्लाई। ये तो बता चुका हूं मैं, जितना ज्यादा मनी सप्लाई होगा मार्केट के अंदर, एग्रीगेट डिमांड भी उतनी तेजी से राइटवर्ड शिफ्ट करेगा, और जितना कम मनी सप्लाई होगा एग्रीगेट डिमांड उतने ही स्लोली चलेगा। क्योंकि मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ने का मतलब ही क्या है, मार्केट में दो चीजें बढ़ रही है, इन्वेस्टमेंट लोग फटाफट कर रहे हैं या फिर लोग डिमांड बहुत ज्यादा कर रहे हैं, और जब डिमांड ज्यादा करेंगे तो सिंपल सी बात है एग्रीगेट डिमांड अगर क्या हो जाएगा, राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, कंजप्शन स्पेंडिंग लगातार बढ़ रही है या फिर इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग लगातार बढ़ रही है। ठीक है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग को मैं ऊपर वाले पॉइंट में डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, इसके बाद अगर मनी सप्लाई कम हो जाती है तो एग्रीगेट डिमांड भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है नोट में, शिफ्ट इन एडी कर्व इज प्रोपोर्शनेट टू इंक्रीज इन मनी सप्लाई, द प्राइस इंक्रीजेस P0 to P1 is in same proportion as the increase in nominal rate of stock at constant balances। मतलब जिस रेट से, ठीक है, जिस रेट से इनकम बढ़ती है ना मार्केट में, मनी सप्लाई बढ़ती है, उसी रेट से प्राइस भी बढ़ जाता है, सेम प्राइस लेवल रहने के बावजूद भी। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैं फिर वो ये बात बताऊंगा कि पता है क्या दिक्कत है, होता क्या है कि कंज्यूमर क्या सोचता है एज अ लेबर या फिर एज अ एम्प्लॉय कि जब वो उसकी सैलरी बढ़ती है वो खुश हो जाता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि उसकी सैलरी तो बढ़ गई, पर इसको मैं बोलूंगा नॉमिनल इंक्रीमेंट, क्योंकि सैलरी बढ़ते ही मार्केट में प्राइस लेवल भी बढ़ जाएगा। क्योंकि भाई सैलरी बढ़ाई किसने है, प्रोड्यूसर ने, और प्रोड्यूसर चार्ज करता है अपने गुड्स और सर्विसेज की बजाय प्राइस। तो सिंपल सी बात है, अगर उसने सैलरी बढ़ाई है, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई तो प्राइस को बढ़ा देगा, और जब वो प्राइस बढ़ाएगा तो प्राइस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि मैं कह सकता हूं उसकी सैलरी कुछ नहीं बढ़ती, क्योंकि जिस रेट से सैलरी बढ़ाएगा ना ऑलमोस्ट सेम रेट से प्राइस भी मार्केट के अंदर राइज कर जाता है। आई बात समझ में। और जिसकी वजह से देखना आप कि पहले जो थे ना 20-30 साल पहले 1000 रुपए भी सफिशिएंट होता था खर्चा करने के लिए, लेकिन आज इनकम लेवल 50,000 भी है तो वो भी कम पड़ता है। क्यों? क्योंकि जिस लेवल से इनकम लेवल राइज करी है ना उसी लेवल से इन्फ्लेशन भी राइज किया है। अब आगे समझते हैं। तो ये हमारा एक सिंपल सा पॉइंट था। इसके बाद इसको देखो, प्राइस लेवल पी नोट। अब जो प्राइस लेवल है वो क्या है, इस पॉइंट देखो तो कांस्टेंट है। तो यहां पे क्या हुआ, जब प्राइस लेवल हमारा पी नोट है, मतलब प्राइस लेवल जब कम है, तो मैं कंजप्शन कर रहा हूं, यहां पे एग्रीगेट डिमांड क्या कर चुका है, राइज कर चुका है। क्यों? क्योंकि प्राइस कम हो गया है, इसका मतलब क्या है, डिमांड बढ़ा दूंगा मैं, क्योंकि मेरी परचेजिंग पावर बढ़ चुकी है। काफी बड़ी बात बोल चुका हूं मैं। और जब पी नोट से हम P1 पे जाते हैं, यानी कि जब प्राइस लेवल क्या हो जाएगा, हमारा इंक्रीज रहेगा, तो जो डिमांड है वो कहां हो जाएगी, इसके पॉइंट पे। आई बात समझ में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट। ठीक है, तो हमारा पहले इक्विलिब्रियम ये था, हमारा इक्विलिब्रियम क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। ठीक है, मतलब क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, प्राइस बढ़ने की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि देखो जब प्राइस पी नोट से P1 हुआ, तो जब प्राइस पी नोट था तो इनकम भी क्या थी, वाई डैश, और जब प्राइस P1 हो गया तो इनकम क्या हो गई हमारी, वाई नोट। आई बात समझ में। तो जो हमारा इक्विलिब्रियम है वो क्या हो गया, ई से लेके ई के, यानी कि इक्विलिब्रियम ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। क्योंकि सिंपल सी बात है, जब प्राइस बढ़ेगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगी, लोगों की इनकम भी बढ़ जाएगी, और जब प्राइस कम होगा लोगों की इनकम भी कम हो जाएगी। आई बात समझ में। और ये बात बोल रहा हूं प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और एक इसका उल्टा फैक्टर भी होता है, वो भी ध्यान रखना। ठीक है, जैसे इस केस में क्या हो रहा है, प्राइस बढ़ गया तो जो इनकम है वो क्या हो गई हमारी, कम हो गई, है ना। देखो कम हो गई, जैसे प्राइस कम हुआ इनकम बढ़ गई। ऐसा क्यों होता है, वो होता है परचेजिंग पावर बढ़ने की वजह से। यहां पे बात कर रहा हूं परचेजिंग पावर की, यहां मैं बात कर रहा हूं प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर प्रोड्यूसर ने इनकम बढ़ाई है तो प्राइस बढ़ा देगा, और प्रोड्यूसर अगर इनकम कम करी है तो प्राइस भी क्या हो जाएगा, मार्केट लेवल पे कम हो जाएगा। आई बात समझ में। तो ये है प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये है मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि मार्केट में जब भी प्राइस लेवल कम होता है कंज्यूमर को क्या लगता है कि मेरी इनकम बढ़ गई है। ये बात मैंने कल की क्लास में भी डिस्कस किया था, जब प्रीवियस क्लास में वीडियो बनाई थी, हमने समझाया था आप लोगों को कि कंज्यूमर खुश होता है कब, जब वो ज्यादा गुड्स कंज्यूम करे, और ज्यादा गुड्स वो कब कंज्यूम करेगा, जब उसकी इनकम लेवल में राइज आएगा। और इनकम लेवल राइज करने के भी दो तरीके होते हैं, या तो मार्केट में प्राइस लेवल डिक्रीज हो जाए, या उसकी इनकम में, रियल इनकम में बदलाव आए और वो बढ़ जाए। आई बात समझ में। तो दो फैक्टर्स होते हैं, और ये फैक्टर किस वजह से है, क्योंकि ये फैक्टर है इस चीज की वजह से, क्योंकि प्राइस क्या हो गया, मार्केट में कम हो गया। आई बात समझ में। और जब मार्केट में प्राइस कम होगा उसकी इनकम से क्या लगेगा कि बढ़ चुकी है, और जब प्राइस बढ़ जाएगा तो उसकी इनकम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये हमारा पुराने वाला इक्विलिब्रियम। जब मैं यहां से यहां बना रहा हूं, प्राइस ये, इनकम ये, और प्राइस ये, फिर मतलब, और जो ये है ना, ये ई से ई नोट, ई के, ये हमारा क्या है, कांस्टेंट इक्विलिब्रियम। लेकिन असली में इक्विलिब्रियम होना क्या चाहिए, ये वाला, जिसको हम बोलते हैं राइटवर्ड शिफ्ट।
इन इक्विलिब्रियम। अरे बात समझ में, उम्मीद है आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सारी बातें मैं समझा चुका हूं। अब जिसको जो उतारना है उतार सकता है मैटर बोर्ड के सामने से। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे मैं बताऊंगा, ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई कर्व के बारे में। एग्रीगेट डिमांड कर्व हमारा खत्म हो चुका है इस वीडियो के साथ ही, ठीक है, और हम बात करेंगे एग्रीगेट सप्लाई कर्व। ग्राफ ध्यान से याद रखना, क्योंकि एग्जाम में जब आप डिफाइन करोगे आपको ग्राफ भी बना के आना पड़ेगा। आई बात समझ में? मिलेंगे अगली वीडियो में, जिसको जो उतारना उतार सकता है मैटर बोर्ड के सामने से। और हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में एग्रीगेट सप्लाई। अब जिसको जो उतारना है वो उतार ले मैटर बोर्ड के सामने से। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक के बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए।